नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और आप जानते हैं कोरोना को लेकर देश एक बहुत बड़ी जंग इस वक्त लड़ रहा है। केसेस 1 मिलियन के पार पहुंच चुके हैं। 10 लाख से ज़्यादा केसेस पूरे देश में हैं। 25,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और दुनिया की अगर बात करी जाए तो भारत की स्थिति वाकई चिंताजनक है। अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि पीक आना अभी बाकी है। तो अलग अलग राज्य अपने अपने स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन पिछले महीने की अगर बात की जाए, वो आप जानते हैं कि दिल्ली को लेकर बहुत कुछ कहा गया। ये कहा गया कि दिल्ली ने मुंबई को पछाड़ दिया कोरोना के केसेस के मामले में। दिल्ली सबसे बड़ा हॉटस्पॉट, दिल्ली कोरोना कैपिटल। दिल्ली की चिंता सबको हुई। सेंटर का भी इंटरफेरेंस रहा, अमित शाह एक्टिव हुए, वो सारी चीज़ें रहीं। आज जब 2 मार्च को पहला केस आया और आज 17 जुलाई, आज हम कहाँ खड़े हैं कोरोना को लेकर? दिल्ली की अगर लड़ाई की बात की जाए, हमारे साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद केजरीवाल जी, आपने इस बिजी शेड्यूल में समय निकाला। हम जानते हैं इस वक्त तो 24/7 365 डेज आप जो है पूरा लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय निकालने के लिए। सवाल कुछ नहीं, पहले तो आप यही आश्वस्त करिए कि भाई, आपका मैं एक बयान सुन रहा था, आपने कहा कि जून से बेहतर हालात कैसे, और फिलहाल दिल्ली कहाँ खड़ी है कोरोना के खिलाफ लड़ाई में? मैं आपकी बात 100% मानता हूँ कि जून के अंदर हालात थोड़े ख़राब हो गए थे, लेकिन पिछले 15-20 दिन के जो अभी आंकड़े आए हैं उससे अब स्थिति काफ़ी काबू में है। दिल्ली के हालात सुधर रहे हैं, पर मैं ये नहीं कहूँगा कि जंग जीत ली है, अभी लड़ाई बाकी है। तो जैसे जून के महीने में जब हम 100 लोगों का टेस्ट करते थे तो उनमें 35 लोग पॉजिटिव मिलते थे। आज जब हम 100 लोगों का टेस्ट करते हैं तो 7 लोग पॉजिटिव मिलते हैं। तो जो केसेस हैं, जैसे 23 जून को 4000 पॉजिटिव केस आए थे, कल 1600 पॉजिटिव केस आए हैं। तो पॉजिटिव केस काफ़ी कम होते जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, मौत के आंकड़ों में काफ़ी कमी आती जा रही है। जून के महीने में 100 से ज़्यादा मौत डेली हो रही थी, आज 40, 35, 30 के करीब मौत हो रही हैं। वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन काफ़ी कम हो गई हैं। रिकवरी रेट बहुत बढ़ गया है, लोग जो ठीक हो रहे हैं आज लगभग 82%। अगर हमारे 1,17,000 केस हैं तो उसमें से 82% लोग बीमार होकर ठीक होकर घर जा चुके हैं। घरों में ही लोगों का इलाज हो रहा है। 80% 90% लोगों का तो घरों में इलाज हो रहा है। तो रिकवरी रेट काफ़ी बढ़ गया है। पहले बेड नहीं मिल रहे थे दिल्ली के अंदर, बेड की मारामारी हो रही थी। आज दिल्ली के अंदर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने की बजाय डेली घटती जा रही है। जैसे 3 हफ्ते पहले 6200 मरीज थे दिल्ली के अस्पतालों में, आज केवल 3800 मरीज हैं। लोग ठीक होकर घर चले गए और नए मरीज अब नहीं आ रहे हैं। तो एक तरह से अब दिल्ली की स्थिति काफ़ी काबू में है, लेकिन कोरोना नया वायरस है, किसी को पता नहीं क्या होगा। और हम अपनी पूरी तैयारी रखे हुए हैं कि अगर कल को ज़्यादा बढ़ता भी है तो हमें उसके लिए तैयार रहना है। तो सारी जनता से भी यही अपील है कि ये जो आंकड़े हैं इसके उसमें आके ये मत सोचना कि अब मास्क नहीं पहनना, मास्क भी पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, हाथ भी धोने हैं। आपने कहा कि, मतलब ये मेरा सवाल आपसे ये कि दिल्ली शायद इकलौता राज्य है जहां कर्व फ्लैटन होने के साथ साथ नीचे आ रहा है। मतलब 3500 से 4000 जो है मामले एक दिन में आ रहे थे। 23 जून में 3900 के आसपास अब केसेस थे, 1,500 आ रहे हैं। अब 1,500 है। तो क्या ये मैं मानूं कि दिल्ली में कोरोना का पीक चला गया? फिलहाल ऐसा लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोरोना का कुछ कह नहीं सकते, नया वायरस है, कब फिर से सेकंड स्पाइक आ जाएगा, थर्ड स्पाइक आ जाएगा। हमने कई सारे देशों को स्टडी किया। स्पेनिश फ्लू 1918 में हुआ था, जो उसके 3 पीक आए थे। पहले आया, फिर 6-7 महीने के बाद सेकंड स्पाइक आया, और उसके बाद, और जो सेकंड स्पाइक था वो ज़्यादा डेंजरस था, उसमें ज़्यादा मौतें हुई, और फिर थर्ड स्पाइक आया। तो अभी फ़िलहाल मैं फिंगर्स क्रॉस्ड और तैयारी करके रखे हुए हैं। जैसे आज दिल्ली में हमारे पास 16,000 बेड हैं अस्पतालों में। कई लोग मुझे कह रहे हैं कि अब रिलीज़ कर दो, रिलीज़ कर दो, अब तो 3800 ही पेशेंट बच गए। लेकिन अभी मैं रिलीज़ नहीं करना चाहता, हमारे बेड खाली पड़े रहें चाहे, लेकिन अगर कल को स्पाइक आता है तो हमारे पास बेड की कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे जून में थोड़े दिन के लिए हो गई थी। मतलब आपको डर है कि कोरोना कभी स्पाइक दोबारा ना आ जाए?
अच्छा, कोरोना का कमबैक भी पॉसिबल है क्या? मतलब कुछ भी हो सकता है, इसके बारे में कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा दुनिया भर में, कोई एक्सपर्ट्स कुछ नहीं कह पा रहे इस वायरस के बारे में। अच्छा, एक और चीज़, पहले जो आमतौर पर होता है कि किसी का अनुमान गलत साबित होता है तो वो खुश नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोगों का अनुमान गलत साबित हुआ, और ये कभी कभी अच्छा होता है। ये कहा जा रहा है कि ये जो अनुमान आप लोगों ने दिया था, कि जो मनीष सिसोदिया जी ने दिया था 5.5 लाख या 2.25 लाख, 15 जुलाई 31 जुलाई 5.5 लाख, ये कोई मतलब प्रेशर टैक्टिक्स था, दबाव था, कि इंटरफेरेंस तुरंत हो, ब्लैकमेल, गौतम गंभीर बीजेपी कह रही है कि ब्लैकमेल के लिए था, वो आप लोगों ने जान के किया था ताकि एकदम से अटेंशन, सारा फोकस दिल्ली पर हो जाए? ये ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं एक चीज़ मेरी जनता को प्रॉमिस है कि मैं जो सिचुएशन होती है जनता के सामने रख देता हूँ, छुपाता नहीं हूँ कुछ भी जनता से, और सच बोलता हूँ। तो जून के महीने में जब 1 जून को लॉकडाउन खुला, उसके बाद जितनी तेज़ी से केस बढ़ने लगे, तो केंद्र सरकार का एक पोर्टल है जिसमें उन्होंने एक फार्मूला डाला हुआ है, उसमें आप अपने पिछले कुछ दिनों का डेटा डालिए, तो वो केंद्र सरकार का पोर्टल आपको बता देता है कि किस तारीख को कितने केस होंगे, प्रोजेक्शन देता है, वो एस्टिमेट देता है। तो हम उसमें अपना डेटा डालते रहते हैं। तो फर्स्ट वीक ऑफ जून में जब हमने अपना डेटा डाला, तो उसने प्रोजेक्ट किया कि 31 जुलाई को दिल्ली में 5.5 लाख केस होंगे। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो ये कि मैं छुपा लेता तो दिल्ली के लोगों को लगता है यार कुछ है ही नहीं। मैंने सबके सामने रख दिया, मनीष सिसोदिया जी ने, कि भाई हमने उसके हिसाब से, एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट्स के हिसाब से 31 जुलाई को 5.5 लाख केस होने वाले हैं, इसीलिए सबको तैयारी करनी है। जब हमने ये कहा तो सारा समाज एक साथ आ गया। ये अच्छी चीज़ थी। तो यही तो शायद स्ट्रेटेजी थी आपकी। नहीं, तो हमने सबके सामने सच्चाई रखी और हमने कहा कि सबको मिलके अब दिल्ली को बचाना पड़ेगा। एक चीज़ जो हमने ये रियलाइज़ कर ली कि अकेले केजरीवाल के करने से नहीं होगा, अकेले दिल्ली सरकार के करने से भी नहीं होगा। हमने ये रियलाइज़ कर लिया कि जब तक सारे मिलके नहीं करेंगे तब तक नहीं होने वाला। तो हमने पूरा बैठ के प्लानिंग करी। प्लानिंग क्या करी? कोरोना की साइकिल, एक पेशेंट है आपके घर में, मान लीजिए एक आदमी को सांस की तकलीफ हो गई, बुखार हो गया, आप सबसे पहले क्या करोगे? उसकी टेस्टिंग कराओगे। अब टेस्टिंग कम हो रही थी दिल्ली में, टेस्टिंग की कैपेसिटी कम थी, तो हमने सोचा अब क्या करना चाहिए। तो हम केंद्र सरकार के पास गए, हाथ जोड़े, जी थोड़ी सी टेस्टिंग और बढ़ा दो हमारे यहाँ। केंद्र सरकार ने हमारी मदद की, उन्होंने हमें एंटीजन टेस्ट दे दिए। पहली बार आए थे देश में रैपिड टेस्ट। तो आज जो हम पहले 5,000 टेस्ट कर रहे थे, हमने दिल्ली में 22,000 टेस्ट करने चालू कर दिए। तो केंद्र सरकार ने मदद की हमारी। फिर आपकी टेस्टिंग हो गई। अब टेस्टिंग के बाद आपको पता चला कि मैं तो पॉजिटिव आ गया। अब आप जैसे ही पॉजिटिव आता है, आप एम्बुलेंस बुलाते हो। पहले तो एम्बुलेंस में हमारे यहाँ पता चला एम्बुलेंस की कमी थी। मैंने तुरंत, हम लोगों ने एम्बुलेंस हायर की और 300-400 एम्बुलेंस इधर उधर से, प्राइवेट वालों से, अस्पतालों से लेके एम्बुलेंस हायर की। फिर पता चला जब एम्बुलेंस अस्पताल में पहुंचती है तो वहाँ पे बाहर एम्बुलेंस को 3 घंटे खड़ा रखते हैं। हमने हर अस्पताल में होल्डिंग एरिया बनाया, ऑक्सीजन सिलेंडर लगवाए कि जैसे ही मरीज आए, कागज़ बाद में भरना, पहले उसको ऑक्सीजन लगा दो। तो वो हमने ठीक करा। फिर बेड की कमी थी, तो बेड की कमी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। एक दिन रात को मैं 11 बजे जब सोने जा रहा था, मैंने सोने से पहले फ़ोन देखा तो सोशल मीडिया पे एक किसी का वीडियो चल रहा था। वो कहता है कि मेरे पिताजी अस्पताल आए हुए हैं और अस्पताल बहुत बीमार थे, और अस्पताल में अब अस्पताल वालों ने टेस्ट करा तो वो पॉजिटिव निकले। अब अस्पताल वालों ने उनको बाहर फेंक दिया और कह रहे हैं किसी कोरोना अस्पताल में ले जाओ। मेरे को तो पता नहीं कौन सा कोरोना अस्पताल है, मैं कहाँ जाऊँ, हम लोग सड़क पे खड़े हैं। तो मैंने उसने बाई चांस फ़ोन नंबर डाला हुआ था, मैंने उस आदमी को फ़ोन किया। अच्छा, आपने पर्सनली फ़ोन किया। तो एक बार तो उसको यकीन नहीं हुआ कि सीएम खुद फ़ोन कर रहा है। फिर उसने जो सारा बताया, उसके लिए तो अस्पताल का इंतजाम करा, पर मैंने सोचा पता नहीं इतने कितने लोग दर दर की ठोकरें बेड के लिए खा रहे होंगे। तो हमने कोरोना ऐप बनाया जिसमें हम लोगों ने सारे, हर अस्पताल में कितने बेड खाली हैं ये डाला। तो अब कोई भी देख सकता था कि किस अस्पताल में बेड खाली है, मैं कहाँ जाऊँ। तो वहाँ से कोरोना ऐप निकला। फिर लोगों ने कहा कि LNJP अस्पताल में खूब कमियां हैं, आपके भी चैनल ने चलाया, सब चैनलों ने। एक चीज़ जो हमने करी वो ये कि जब भी कोई हमारी क्रिटिसिज्म करता था, हम उसको नोट करते थे, उसको गाली नहीं देते थे, क्योंकि कमियां बहुत सारी थी सिस्टम में। उन एक कमियों को हम ठीक करते गए और उससे जो है सिचुएशन काबू में। अच्छा, एक सवाल इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, आप
मतलब 2015 से आपकी सरकार, आप सीएम, और आम आदमी पार्टी का फोकस सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन। एजुकेशन का रिजल्ट हमने देखा है 98% जो सरकारी स्कूलों में रहा। हेल्थ के मामले में मोहल्ला क्लिनिक, यूएन तक उसकी चर्चा हुई। हेल्थ आपका सबसे बड़ा फोकस रहा आपकी सरकार में। आपको लगता है कि कोरोना ने दिल्ली की स्वास्थ्य सुविधाओं की मैं शब्द कहूँ पोल खोल दी, या आपका सच से सामना करा दिया कि हम कहाँ खड़े थे? 4 साल बाद क्या तैयारी थी आपकी? आपका सच से सामना करा दिया, डिस्पाइट द फैक्ट मोहल्ला क्लिनिक सबसे ज़्यादा फोकस आपका हेल्थ सेक्टर पर था। पर मोहल्ला क्लिनिक कोरोना में मदद नहीं कर सकता। कोरोना में जब एक पेशेंट सीरियस होता है तो उसको आईसीयू चाहिए होता है, उसे वेंटिलेटर चाहिए होता है, वो मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होता। तो जो नॉर्मल हेल्थ सिस्टम था वो नॉर्मल हेल्थ सिस्टम कोरोना में काम नहीं आता। अब जैसे मैं आपको राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मान लीजिए एक हार्ट का डिपार्टमेंट है, एक न्यूरो का डिपार्टमेंट है, एक इसका डिपार्टमेंट है, एक उसका। अब ये सारे डिपार्टमेंट बेमानी हो गए। अब केवल कोरोना का बेड चाहिए और ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए और वेंटिलेटर चाहिए, बस ये चाहिए। तो सब कुछ बदल के आपको इस किस्म से जीटीबी हॉस्पिटल है, उसमें इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने 2000 बेडेड हॉस्पिटल है, अब सारे डिपार्टमेंट बेमानी हैं। केवल और केवल कोरोना के बेड, ऑक्सीजन का सिलेंडर, आईसीयू, वेंटिलेटर, ये जरूरत पड़ने लग गई। तो ये पूरा का पूरा रीडिज़ाइन करने के अंदर कुछ समय लगा, लेकिन ये उस अच्छे हेल्थ सिस्टम की वजह से ये है कि 3 हफ्ते के अंदर 1 जून के आसपास क्राइसिस क्रिएट होना चालू हुआ था। 30 मई तक तो ठीक ही था। 3-4 हफ्ते के अंदर हमने सारा रीडिज़ाइन करके और इसको। ये डेली मॉडल क्या है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेली मॉडल की तारीफ कर रहे हैं तो डेली मॉडल 5 पॉइंट्स आप मुझे बताइए, जितने भी दिल्ली वाले इस वक्त देश सुन रहे हैं, क्योंकि और भी राज्यों में इस वक्त स्थिति दयनीय है, आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। दक्षिण में और ज़्यादा ख़राब हो गई है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा ख़राब है। डेली मॉडल 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट के पहले मैं 3 सिद्धांतों के ऊपर आपको बात करना चाहूँगा। पहला सिद्धांत, हमने जो प्रिंसिपल्स फॉलो किए, एक चीज़ तो हर आदमी ये गांठ बांध ले, ये इतनी बड़ी महामारी है कि कोई अकेली सरकार इस पे पार नहीं पा सकती। इस वक्त सारे जने अपनी राजनीति साइड करके, लड़ाई झगड़े साइड करके सारे मिलके काम करो। सारी पार्टियां, सारी सरकारें और सारा समाज, धार्मिक संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं, डॉक्टर, नर्स, सब मिलके काम करेंगे तो इसको हरा सकते हैं। पहला सिद्धांत हमने ये जान लिया, बड़ी जल्दी जान लिया कि भैया सबसे पैर पकड़ने हो तो किसी के पैर पकड़ लो जाके। लेकिन दूसरा सिद्धांत हमारा था, कोई अगर आपकी कमी निकाले तो उसको गाली मत दो, तेरा तो एजेंडा है, तुम्हारे तो चैनल का एजेंडा है। फिर अगर कोई वीडियो बनाता है सोशल मीडिया पे, अरे ये तो बीजेपी वाला है, वो जो कह रहा है उसको समझने की कोशिश करो। जैसे एलएनजेपी हॉस्पिटल पे कुछ चैनलों ने खूब जम के हमारे को क्रिटिसाइज़ किया, मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए, 2-3 एडिटर्स को फ़ोन किया, मैंने कहा यार बताओ क्या कमी क्या है, उनको किया और उसको मैंने ठीक किया। आज यही चैनल हमारे एलएनजेपी हॉस्पिटल की जाके तारीफ़ कर रहे हैं। कई चैनलों ने अभी तारीफ़ करी है कि 1 महीने में सुधर गया एलएनजेपी। वो क्यों? क्योंकि हमने सारे क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लिया। 1 मिनट बीच में टोक सकता हूँ? हाँ। उसके बावजूद आपके स्वास्थ्य मंत्री एलएनजेपी में एडमिशन लेके वहाँ से प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, उसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। मतलब आप लोग कहते हैं जनता में भरोसा कायम करना है। मैं उसका बता देता हूँ, तो वो थोड़ा पर्सनल है, पर फिर भी चलिए, चूंकि ठीक है। आपने पूछा है तो बता देता मतलब हूँ। ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि वो राजीव गांधी गए थे पहले। हाँ, मैं वही आपसे, क्योंकि वो उनके परिवार स्वास्थ्य के लोग, मंत्री अगर हाँ। प्राइवेट में जा रहे हैं, सरकारी में नहीं मैं जा बता देता हूँ, वो वहाँ पे एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद उनकी स्थिति बिगड़ती गई। हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं थी, सब कुछ था। हमारा 70 साल का मेंटल फ्रेम है कि सरकारी अस्पताल ख़राब है और प्राइवेट बेहतर है। मैं इसीलिए आपसे पूछा था। तो वो अचानक ठीक नहीं होता। अभी भी आपको अगर ऑप्शन दिया जाए, हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे 98% आए हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर किसी के पास थोड़ा भी पैसा हो तो आज भी वो प्राइवेट में भेजता है। तो ये उनके परिवार के लोग जो हैं, स्वास्थ्य मंत्री जी तो बहुत जिद पे अड़े हुए थे, मैं सरकारी अस्पताल में रहूँगा। अच्छा, वो सरकारी में जाना चाहते वो सरकारी में थे और वो जिद हाँ, पे वो अड़े थे, हुए थे। हाँ। उनके परिवार के लोग जो हैं वो बहुत नर्वस हो गए। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि सीएम साहब आप समझाइए इनको, हमारा दिल नहीं टिक रहा, हमारा मन नहीं मान रहा। तो वो परिवार वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जिसकी वजह से वो डेली मॉडल। तो डेली मॉडल पे आते हैं। दूसरा ये सिद्धांत था। और तीसरा सिद्धांत था कि हार नहीं माननी। अगर हम हार मान गए तो पता नहीं कितनी मौत हो जाएंगी। अभी मैं एक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, अखबारों में फ्रंट पेज पे छपा हुआ था कि
नाउ ओनली गॉड कैन सेव अस। अगर किसी राज्य का स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि अब केवल भगवान हमें बचा सकता है, तो मैं उनकी मनोदशा समझ रहा हूँ। उन्होंने भी बड़े दुख के साथ ये कहा होगा, लेकिन यू कांट गिव अप, यू कैन नेवर से डाई। भगवान भरोसे नहीं कर सकते, ये आपको यू हैव टू बी एट इट, फिर भगवान आपका साथ देगा। ठीक। तो ये 3 सिद्धांत थे। तो जो 5 चीज़ें मैं कहूँगा कि इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है होम आइसोलेशन, जो मैं देख रहा हूँ कई राज्य नहीं कर रहे। कई राज्यों में स्थिति ये है कि जैसे कोई पॉजिटिव आया उसको उठा के सेंटर में डाल देते हैं, लोग टेस्ट नहीं करा रहे इस वजह से। अच्छा, रिपोर्ट आने तक भी डाल देते हैं? रिपोर्ट आने तक भी डाल देते हैं। तो वो नहीं भी होता तो भी उसके होने के चांसेस है। तो लोग डर के मारे कि मैं, मान लीजिए थोड़ी सी खांसी हुई किसी को और उसने कोरोना टेस्ट करा लिया, उसको उठा के सेंटर में डाल देंगे। तो लोग डर के मारे टेस्ट नहीं करा रहे। होम आइसोलेशन दिल्ली के अंदर हमारा सबसे बेस्ट, वो 90% मरीजों का होम आइसोलेशन के अंदर इलाज हुआ है, घर के अंदर इलाज हुआ। तो होम आइसोलेशन नंबर 1। नंबर 2, एग्रेसिव टेस्टिंग इतनी कर दो, हर गली मोहल्ले के अंदर टेस्टिंग लैब खोल दो, हर गली के अंदर सेंटर खोल दो टेस्टिंग का, जो कराना चाहे कराए टेस्ट। अगर कोई टेस्ट करा के पॉजिटिव निकलता, उसके घर के अंदर उसको आइसोलेट कर दो। इस तरह से आप कोरोना को, ये हमने दोनों। तीसरी चीज़ कि बेड खूब बढ़ाने पड़ेंगे। जो सीरियस पेशेंट है, जो माइल्ड पेशेंट है, वो घर में इलाज हो जाए। जो सीरियस पेशेंट है और घर के अंदर अगर कई लोगों का इलाज हो गया, अस्पताल खाली हो जाएंगे आपके। बेड का इंतजाम करना पड़ेगा खूब। तीसरा। चौथा है कोरोना ऐप। लोगों को पता, ये कॉन्फिडेंस बहुत देता है। आज लोग ऐप खोल के देखते हैं, अरे 11,000 बेड खाली पड़े हैं, उसको चिंता नहीं है, कोरोना हो भी गया तो इलाज हो जाएगा मेरा। तो कोरोना ऐप हम सबको देने को तैयार हैं। और 5वीं चीज़ प्लाज्मा थेरेपी, जो लोगों को प्लाज्मा बैंक जो खोला। ये 5 चीज़ें मैं कहूँ, मुझे लगता है कि इससे टर्न अराउंड हुआ दिल्ली की सिचुएशन। एक और चीज़, आपको भी लगता है कि ये बीजेपी के लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि अमित शाह की एंट्री से दिल्ली में चीज़ें टर्न अराउंड हुई? सबकी एंट्री से। जैसे मैंने कहा कि केंद्र सरकार का भी योगदान है, दिल्ली सरकार का भी योगदान है, हमारे जैन धर्मशाला एक हमने ली हुई है, उन लोगों का भी योगदान है, अक्षरधाम वालों का योगदान है, राधा स्वामी सत्संग वालों का भी योगदान है, डॉक्टर्स की कई एनजीओ हैं, डॉक्टर्स फॉर यू है एक, उनका भी योगदान है, बहुत सारी एनजीओज़ का योगदान है, इंडिविजुअल्स का योगदान है। ये सारे लोग अगर नहीं मिलते तो एक आदमी या एक सरकार के बस की बात नहीं है। लेकिन केंद्र का कितना योगदान, केंद्र की कितनी हमने मदद, जब भी उनसे सहायता, जैसे हमने उनसे टेस्ट किट मांगी, उन्होंने दिए। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर मांगे, उन्होंने भिजवाए। हमने उनसे शुरू में पीपी किट मांगी, उन्होंने दी। तो उनका योगदान था। नहीं, लेकिन जिस तरह से अमित शाह की इन्वॉल्वमेंट दिल्ली में रही, शायद ही किसी राज्य में रही। ठीक है, नेशनल कैपिटल की वजह से एलएनजेपी में का भी उनका दौरा, वो 10,000 बेड्स वाला, वो भी हमने तस्वीरें देखी। तो हमने जैसा मैंने कहा कि इस टाइम राजनीति साइड करके हमने सबका स्वागत किया। हमने अपनी ईगो को अलग रख के सबके जाके पैर पकड़े और सबको बुलाया कि आओ दिल्ली में आओ और हमारी मदद करो। हमने कोई अगर आया तो हमने ये नहीं कहा नहीं तू नहीं आएगा, तो दूसरी पार्टी का, ये तो इस पार्टी का, ये तो। हमने दिल्ली के अंदर, मैंने पिछले 1 हफ्ते में 3-4 बार स्टेटमेंट दिए हैं कि दिल्ली में हमारी जो जीत हुई है उसके लिए बीजेपी भी, कांग्रेस भी, आम आदमी पार्टी भी, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब ने मेहनत करी है। केंद्र के दखल या केंद्र की इंटरफेरेंस या अमित शाह की इन्वॉल्वमेंट से चीज़ें बदली? सबका, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये सब लोगों की मेहनत है। कोई भी एक शख्स या कोई भी एक सरकार इससे पार नहीं पा सकती। ये दिल्ली के मॉडल का मूल मंत्र है। आपको लगता है कि कोरोना ने, मतलब आजकल जो चर्चा है, कोरोना ने रिश्ते मधुर कर दिए आपके बीजेपी के साथ? हाल के दिनों में साथ भी, सबके साथ। दिल्ली के अंदर तो दिल्ली के अंदर मैं बताता हूँ आपको, सोशल मीडिया पे चले जाइए आप। हमारे जो वॉलंटियर्स थे, बीजेपी के वॉलंटियर्स थे, कांग्रेस के, कुत्ते बिल्लियों की तरह पहले लड़ा करते थे। आज अगर कोई कांग्रेसी किसी की कोई बीमार हो जाए तो उसको बीजेपी और आम आदमी पार्टी वाले दोनों प्लाज्मा देने पहुंच जाते हैं। बीजेपी वाला बीमार हो जाए, दूसरी पार्टी वाले आपस में जिस तरह से जो वॉलंटियर्स कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे, आज सारे मिलके सेवा भाव से दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं। वो इसी वजह से कि टॉप से एक मैसेज गया है हमारा कि भैया लड़ाई झगड़े बाद में, राजनीति बाद में, अभी सेवा का टाइम है, धर्म का टाइम है, पुण्य का कमाने का टाइम है। सारे जने मिलके सेवा करो, बस पार्टियां छोड़ दो, पार्टीबाजी बंद कर दो। तो ये जो मैसेज है ये नीचे तक परकुलेट हुआ है।
कल मैंने मीटिंग करी सारे एमपीज के साथ, उसमें बीजेपी वाले भी थे, ये भी, तो सबका मैंने धन्यवाद किया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बहुत स्टैंड ऑफ रहा सेंटर स्टेट रिलेशन, खासकर दिल्ली के साथ। प्रशासनिक खींचतान रही कई फैसलों को लेकर, अस्पताल में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज हो या होम आइसोलेशन को लेकर, लेकिन वो एकदम से टर्न अराउंड, मतलब जहाँ कोरोना टर्न अराउंड हुआ दिल्ली में, वहाँ आपके रिश्ते भी, ये मतलब आम आदमी पार्टी का नया अवतार हमने देखा। चर्चा अलग चल रही है उसको लेकर, लेकिन आपके मतलब कोरोना ने रिश्ते सुधार दिए बीजेपी के साथ। मेरे सामने एक ही गोल था, अर्जुन की आंख की तरह, दिल्ली को बचाना है और मौतें कम से कम होने देनी है। इसको करने के लिए मैंने बार बार बोला है कि मेरे को जिसके भी पास जाना पड़ेगा और जिसके भी पैर पकड़ने पड़ेंगे हम करेंगे, और वो हमने किया। तो ये मजबूरी की दोस्ती है, मजबूती वाली दोस्ती नहीं। मजबूरी, दिल्ली के मेरे लोगों, दिल्ली के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया ना, एक बार 67 सीट दी, एक बार 62 सीट दी मेरे जैसे छोटे से आदमी को। तो देखो पोस्ट कोविड भी ये दोस्ती देखेंगे हम दिल्ली के विकास को दिल्ली लेकर, के लोगों के दिल्ली को लिए, लेकर। देश के लिए जो भी मुझे कभी भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, आप बताइए ना, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। मतलब ये सिर्फ कोरोना काल वाली मजबूरी वाली दोस्ती है, या ये लॉन्ग टर्म पोस्ट कोविड भी ये मजबूती वाली दोस्ती है बीजेपी के साथ आपकी? हमारा ये ना दिल्ली तो वाले जानना चाहते हैं। हमारा ना तो बीजेपी से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस से कोई लेना देना, ना किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना है। हमारा ना किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना है, ना किसी से दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी है। हमारे लिए देश सामने है, दिल्ली सामने है, हमारे लोग सामने हैं। उनके भले के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, जब भी उठाने पड़ेंगे, अगर कोई सरकार या कोई व्यक्ति कोई गलत काम करेगा उसकी निंदा भी की जाएगी, उसको खिलाफत भी की जाएगी, और अगर सही काम करेगा या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए भी हम हमेशा हाजिर हैं। लेकिन हमारे लिए देश और हमारे लिए दिल्ली, जैसे इसी दौरान अगर हम देखें, बीच में केंद्र सरकार ने हमारा होम आइसोलेशन बंद कर दिया, हमने खिलाफत की और वो आप लोगों का साथ मिला, जनता ने खूब खिलाफत की, हमने खूब खिलाफत की, वापस आ गया। तो जनतंत्र में तो ये होता है, गलत काम हो उसकी खिलाफत करके समझाएंगे। अगर हमारा मकसद केवल गाली गलौज करना होता तो वो अलग होता। हमारी नीयत साफ थी कि भाई होम आइसोलेशन होना चाहिए, पलट दिया केंद्र ने निर्णय। फिर केंद्र ने कहा कि सारे लोगों को कोविड सेंटर जाना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, उसकी खिलाफत की, पलट दिया। अभी आपने दो शब्दों का इस्तेमाल किया, राष्ट्र निर्माण, देश सबसे पहले। क्या मैं इसको इस तरीके से देखूं कि ये आम आदमी पार्टी का नया अवतार, या आप 2.0, या आम आदमी पार्टी का राष्ट्रवादी मेकओवर राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से? बीजेपी की बी टीम के आरोप तो छोड़िए, अब तो ये कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से स्मॉल बीजेपी, मतलब बीजेपी की ही दूसरी ब्रांच है, स्मॉल ब्रांच है, ये तक आरोप लग रहे हैं। वो तो आरोप लगाने वाले कांग्रेस ही हैं। वही इसलिए मैं कल बीजेपी वाले कहते थे हम कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस वाले कहते हैं हम बीजेपी की बी टीम है। मेरा दोनों से निवेदन है, एक दिन बैठ जाओ कमरे में, डिसाइड कर लो कि हम किसकी क्या टीम है। क्योंकि हम केवल राष्ट्र की टीम है, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमें राजनीति नहीं आती है, और हमें राजनीति नहीं आती है, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी है और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है, और हम राजनीति नहीं सीखना चाहते। राष्ट्रवादी मेकओवर राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से नहीं। आज जो सिचुएशन है देश के सामने, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। दो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। अब इस टाइम जब बॉर्डर के ऊपर चाइना दस्तक दे रहा है, चाइना हमारे देश के अंदर घुस आया है, इस टाइम जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है, राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश करना सही नहीं है। वैसे तो कभी भी सही नहीं है, लेकिन ऐसे समय में जब सारे देश को इकट्ठा करना चाहिए था, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने सारे समाज को इकट्ठा किया, जब बाहर से कोई दुश्मन आके लड़े तो हमें अपनी सारे डिफरेंसेस अलग कर देने चाहिए, राजनीति अलग करके सारे देश को इकट्ठा करना चाहिए। उधर चाइना हमसे लड़ रहा है और इधर हम आपस में लड़ रहे हैं, और एक राज्य की सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। कौन कर रहा है गिराने की कोशिश? सब जानते हैं कौन कर रहा है। आप बता दें कौन कर रहा है? उसी तरह से लॉकडाउन के जस्ट पहले कौन कर रहा है गिराने की कोशिश? 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ। कौन कर रहा है गिराने की कोशिश? वो आज अब सारे टेप सारे हैं, आप सब लोगों के सामने हैं, जो भी
मतलब आपको 22 लगता है मार्च कि को, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूँ नहीं तो वो हाँ ठीक है 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ, उसके जस्ट पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, और मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, लोग कहते हैं कि शायद इसी वजह से लॉकडाउन 2-4 दिन बाद किया। ये अच्छी बात नहीं है, इस तरह से जनतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है एमएलएस की खरीद फरोख्त। उधर दूसरी पार्टी है, लोगों ने गोवा में उनको वोट दिया, उनकी सरकार बनाई, उन्होंने अपने एमएलए बेच के उनकी सरकार बनवा दी। कर्नाटक में इनकी सरकार बनवाई कांग्रेस की, वहाँ उन्होंने बीजेपी की बनवा दी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई लोगों ने, वहाँ उन्होंने बीजेपी की बनवा दी। ऐसे लगता है जैसे कुछ लोग कहते हैं जी हमारे वोट तो हम फ्री में देते हैं कांग्रेस को, वो आगे बेच लेते हैं हमारे वोट को। कौन गिरा रहा है? सब लोग जानते हैं, मतलब ये तो अब देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि हम किसके पास जाएं, हम कहाँ जाएं। राष्ट्र के स्तर के ऊपर कौन इस देश के बारे में सोच रहा है ऐसे समय में, खासकर जबकि एक तरफ चाइना है और दूसरी तरफ कोरोना है। इस तरह की राजनीति सही नहीं है। तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लोगों को काफ़ी इस टाइम बड़ा वो वैक्यूम, गुस्सा महसूस हो रहा है। वो वैक्यूम आम आदमी पार्टी भर सकती है? आम आदमी पार्टी भर सकती है, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो ये बड़बोलापन होगा। आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का संगठन पूरे देश के अंदर नहीं है। ये ज़रूर है, आम आदमी पार्टी की पूरे देश में इज्जत है। आम आदमी पार्टी को पूरे देश में लोग प्यार करते हैं। जिस तरह का काम दिल्ली के अंदर हुआ है, जो 70 साल में नहीं हुआ, स्कूल सुधर गए, अस्पताल सुधर गए, बिजली 24 घंटे आने लगी, बिजली फ्री में मिलने लगी, पानी सुधर गया, कोरोना को डील किया, डोर स्टेप डिलीवरी हुई। अब 98% नतीजे बताइए कब आए थे 70 साल में भारत के इतिहास में। तो इन सब कामों को देख के लोगों के मन में इज्जत है। अब राष्ट्रीय स्तर पे वैक्यूम है, वो कौन भरेगा, कैसे भरेगा, इस देश के लोग भविष्य में तय करेंगे। पर आम आदमी पार्टी कोई राष्ट्रीय स्तर पे अभी संगठन, आम आदमी पार्टी बहुत छोटी है। अच्छा, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था आम आदमी पार्टी की, राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी तरफ से की गई थी। कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, कांग्रेस का ना भविष्य है ना आगे भविष्य होगा, कांग्रेस को कोई प्लाज्मा नहीं बचा सकता। मतलब आप कांग्रेस पर ज़्यादा अटैकिंग मोड पर हैं, बीजेपी पर कम, बीजेपी पर नरम, कांग्रेस पर गरम। क्या स्ट्रेटेजी क्या है? ये आपकी इंटरप्रिटेशन है। मैंने आपको देश के एक आम आदमी के मन में क्या चल रहा है वो बता दिया। एक आम आदमी इस टाइम सोच रहा है कि चाइना से कौन लड़ेगा अगर सरकारें गिराने और बचाने का काम चलता रहेगा। एक आम आदमी ये सोच रहा है कि हमारे को कोरोना से कौन बचाएगा। अगर एक पार्टी एमएलए बेच रही है और दूसरी एमएलए खरीद रही है तो कोरोना की चिंता कौन कर रहा है? मतलब वैचारिक रूप से आप किसके ज़्यादा करीब, बीजेपी या कांग्रेस? हम किसी के करीब नहीं है। सियासी हमारा अछूत, किसी से कोई लेना देना मतलब नहीं है। सियासी अछूत कौन, बीजेपी या कांग्रेस? हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने कहा, इस टाइम हमारे सामने हमेशा देश है और उसीलिए राजनीति में आए थे। इस टाइम हमारे सामने, अगर आज लोग चाहते हैं कि चाइना ने हमारी जितनी ज़मीन पे कब्जा किया है, 1-1 इंच ज़मीन चाइना से हमें वापस लेनी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये राष्ट्र का अपमान है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो 20 सैनिकों की जो शहादत हुई है उसका अपमान है। ये कौन करेगा? अगर ये सरकारें गिराने और बचाने का काम चलता रहेगा तो चाइना से जाके कौन लड़ेगा? तो जैसे हैंडल किया गया, आपको भी लगता है मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी डर गए? आप वो चाइना को लेकर जैसे भारत का स्टैंड रहा, डिजिटल स्ट्राइक, मुझे लगता है कि इस टाइम ज़रूरत है कि सारा देश केंद्र सरकार के साथ है, सारा देश आर्मी के साथ है, हमारी सेना के साथ है। सबको मिलके, पूरे देश को खड़े होके इस टाइम चाइना को सबक सिखाना चाहिए और अपनी 1-1 ज़मीन उनके कब्जे से छुड़ा के लानी चाहिए। जैसा सबक सिखाया गया, 59 ऐप, इसके अलावा सारे टेंडर्स, बीएसएनएल से लेकर सारे टेंडर्स रद्द किए गए, या जो जवाब रहा गलवान में, ठीक रहा? वो सारी चीज़ें सख्ती के साथ, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। हमें अपनी ज़मीन वापस चाहिए। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि ना कोई नहीं, कोई बात नहीं। हम सारा देश प्रधानमंत्री के साथ है, सारा देश, मैंने कहा केंद्र सरकार के साथ है, सारा देश। इसमें कोई पार्टीबाजी भी नहीं है, सारी पार्टियों ने बोला ये, सारा देश आर्मी के साथ है। अब हमें अपनी 1-1 इंच ज़मीन उनसे वापस लेनी है। ज़मीन गई है हमारी, ज़मीन गई है हमारी। वो तो आप ही लोग दिखाते हैं कि वापस चाइना वापस जा रहा है, तो चाइना वापस तभी जा रहा है ना जब अंदर आया होगा।
वो एरिया ऑफ डिफरेंसेस LAC को लेकर, वो उसको लेकर अलग से इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, जाते जाते आखिरी कोई अपील आप दिल्ली वालों से आप करना चाहें? अच्छा, एक और सवाल, मतलब आपको क्या लगता है, दिल्ली ने बेहतर किया कोरोना के मामले में? कर्व को ना सिर्फ फ्लैटन किया बल्कि डाउन किया। कोई एक और राज्य जो बेहतर कर रहा है कोरोना को लेकर और एक राज्य जो खराब कर रहा है? देखिए, हर राज्य की अपनी अलग परिस्थिति है। दिल्ली की अलग परिस्थिति थी। मुझे लगता है सारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। सब अपने अपने हिसाब से अच्छा काम कर रहे हैं और सबका हमें साथ देना चाहिए। सबको साथ मिलके इस टाइम काम करना चाहिए। क्योंकि यूपी में मैं केसेस देख रहा था, मतलब दिल्ली की पॉपुलेशन, एक तुलनात्मक लिहाज से अगर देखा जाए, दिल्ली की पॉपुलेशन 2 करोड़, केसेस 1,18,000 अभी के हिसाब से। यूपी की पॉपुलेशन 22 करोड़, केसेस 47,000 और एक्टिव केसेस भी जो है यूपी में 15,720 हैं, दिल्ली में 17,000 है। यूपी में अब तक डेथ्स जो हैं वो 1,046 हैं, दिल्ली में शायद 3500 से ज़्यादा है। तो जैसा मैंने कहा यूपी कि मॉडल नहीं, कोई मॉडल नहीं है ये। कोई भी मॉडल को वो करना सही भी नहीं है। केरला की अपनी परिस्थिति है, तमिलनाडु की अपनी परिस्थिति है, आंध्र प्रदेश की अपनी परिस्थिति है, कर्नाटक की अपनी परिस्थिति है, अपनी अपनी, और उसके अंदर भी इस शहर की अलग परिस्थिति है, उस शहर की अलग परिस्थिति है। तो अपनी अपने हिसाब से मैं समझता हूँ कि सारी सरकारें कदम उठा रही हैं। जाहिर तौर पे कोई सरकार नहीं चाहती कि हमारे यहाँ कोरोना बढ़े, तो किसी की नीयत पे तो आप शक कर ही नहीं सकते। सब चाहते हैं, सारी सरकारें चाहती हैं कि कोरोना कम हो। सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि मैसेज दिल्ली वालों को, और दिल्ली के सभी लोगों को मैं ये कहता हूं कि दिल्ली में परिस्थिति कोरोना कम होना चालू हुआ है, लेकिन आप अभी ये मत सोचना कि कोरोना ख़त्म हो गया, लड़ाई जीत ली गई है। लड़ाई अभी लंबी है। आप इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना। मास्क जरूर पहनना, ये सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है आपका। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और दिन में बार बार हाथ धोने हैं। इन तीनों चीज़ों का जरूर ध्यान रखना और हल्के में नहीं लेना, हल्के में नहीं लेना क्योंकि केसेस अगर दिल्ली में कम हो रहे हैं, फ्लैटन हो रहा है, दिल्ली पहला राज्य अगर बन रहा है कि वाकई कोरोना को बीट करने के मामले में कहा जा रहा है कि कोरोना का पीक दिल्ली से चला गया, लेकिन अभी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कम बैक ना हो, अगर हो तो उसकी भी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू अरविंद केजरीवाल जी, आपने समय निकाला। आप पूरी दिल्ली का ख्याल रख रहे हैं, जाते जाते आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया और आप भी स्वस्थ रहें, मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। खास पेशकश देख रहे थे आप। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.